Hello, my dear students and respected teachers teaching class 12th. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कोविड-19 एक ऐसी भयंकर महामारी है, इसने समाज को कई तरह से बाधित किया है। जाहिर है कि स्कूलों में शैक्षिक प्रक्रियाओं का गहरा प्रभाव पड़ा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सीबीएसई ने 2021 के लिए सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आयोजित करना संभव नहीं हो पाया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आमतौर पर नॉर्मल डेज में रेगुलर एग्ज़ाम्स आयोजित किए जाते हैं एआईएसएससीई के, तो ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसका हमारे पास सर्कुलर भी था जब 1/6 को ये परीक्षा रद्द की गई थी। ये भी लेटेस्ट सर्कुलर है आपके सामने 17 जून का, जिसमें सीबीएसई ने रिलीज़ किया है पॉलिसीज़ क्लास 12th का जो बोर्ड का रिजल्ट है कैसे टेबुलेट किया जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए। ये पॉलिसीज़ इश्यूड एज पर डायरेक्शंस गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया wide letter number 522 of 21 in the matter of Mamta Sharma versus CBSE dated 17/6/2021। तो इसके तहत परीक्षा रद्द की गई थी। ये जो सर्कुलर नोटिफिकेशन नंबर CBSE एग्जाम 2021 डेटेड 1 जून 2021। तो चूंकि लाखों छात्रों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य से संबंधित सवाल था, और ये भी निश्चित है कि सीबीएसई के छात्रों के लिए स्कूल छोड़ने के बाद किसी ऐसे प्रमाण की आवश्यकता होती है 12वीं कक्षा की जिससे उन्हें हायर एजुकेशन में उसे सबमिट कर सकें वो। तो इसके लिए सीबीएसई ने क्या किया कि ये परीक्षा रद्द की, और जो उनके मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा, उसकी एक नई टेबुलेशन पॉलिसी के साथ सीबीएसई सामने आया, और उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अपनी पॉलिसी सौंपी, और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर अब सेम सर्कुलर, वही सर्कुलर सभी स्कूल हेड्स के पास ऑन किया गया, और यहाँ तक कि पब्लिक के सामने भी वो सर्कुलर सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर प्लेस किया गया। तो आइए जानते हैं कि इसके तहत हम लोग कैसे रिजल्ट टेबुलेट करेंगे, क्या पॉलिसी हैं, क्या नीतियां हैं, क्या स्पेशल पॉइंट हैं, क्या स्पेशल फोकस है, किस कक्षा का कितना एवरेज, कितना परसेंटेज लिया जाएगा सीबीएसई का मार्क्स टेबुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये सीबीएसई की वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट सीबीएसई सर्कुलर पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2021, और ये 17 जून का ये सर्कुलर है लेटेस्ट। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये सर्कुलर आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर द सेम सर्कुलर इज बीइंग ये 17 पेज का सर्कुलर है। 17 पेज की ये पॉलिसीज़ के पॉइंट्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। 17 जून को रिलीज़ किया गया है। तो आइए एक एक पॉइंट इसके हम लोग डिस्कस करें और जाने थोड़ा सा। 17 पॉइंट काफ़ी देर लगेगा रीड करने में। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं हम लोग उस पर विचार करेंगे। बाकी सारा सर्कुलर रीड कर पाना इट इज़ नॉट एन इजी टास्क। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि while committed to the health, safety and future of the lakhs of students, CBSE fully appreciates the need of school leaving certification for students and its importance in facilitating their pursuits for higher education। तो जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सीबीएसई का ये 12वीं का सर्टिफिकेट बच्चों के पास होना ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में सीबीएसई ने ये पॉलिसी निकाली है कि किस तरह से सीबीएसई के रिजल्ट बनेंगे, किस तरह से उनके मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। तो इन चीज़ों को करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और इसके चैलेंजेस क्या हैं
और इसके उद्देश्य क्या है इस पॉलिसी के, ये भी शॉर्ट में हम देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ऐसी महामारी की स्थिति में जो डिक्लेरेशन ऑफ वैलिड, रिलायबल, फेयर एंड अनबायस्ड रिजल्ट टू द स्टूडेंट्स इन द पैंडेमिक सिचुएशन इज द फॉर्मिडेबली चैलेंजिंग टास्क। ऑब्वियसली ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है कि ऐसी महामारी की स्थिति में जो छात्रों को एकदम वैध और विश्वसनीय निष्पक्ष परिणाम देना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है सीबीएसई के लिए। तो द असेसमेंट पॉलिसी also needs to be procedurally robust and based on adequate, credible and reliable information of the students' performance to enable arriving at objective and precise conclusions about the performance of individual students। तो ये चीज़ें हैं कि विश्वसनीय होनी चाहिए। आजकल दुनिया में सभी को सेटिस्फाई कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है और सीबीएसई को ये ध्यान रखना है कि हर बच्चा भी सेटिस्फाइड हो, पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हों। आपका केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, सब इस जो स्कीम आए उससे सभी सेटिस्फाइड होना चाहिए और उनके दिमाग पर, बच्चों के दिमाग पर इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मूल्यांकन नीति को भी ऐसे जो प्रतिक्रियात्मक रूप से मजबूत होना चाहिए और छात्रों के प्रदर्शन की पर्याप्त विश्वसनीयता होनी चाहिए, ताकि जो पर्सनली जो छात्र हैं उनके प्रदर्शन के बारे में उद्देश्य और एक सटीक निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिल सके। तो सबसे पहले ये मोड ऑफ असेसमेंट हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसका आकलन किया जाएगा रिजल्ट का। असेसमेंट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन। देखिए, थ्योरी एग्जामिनेशन का इसलिए असेसमेंट किया जाएगा क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ज़्यादातर बच्चों के स्कूलों में कंडक्ट किए जा चुके हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड भी किए जा सकते हैं। क्लास 12th के कर चुके हैं टीचर्स और स्कूल्स। जो कुछ बच गए हैं सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार उनको भी प्रोसेस में लाया जा रहा है और वो एग्ज़ाम यथाशीघ्र फिनिश करके सभी एक्सटर्नल एग्जामिनर सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं। उसके लिए 28 जून अंतिम तिथि दी गई है। तो रह जाती है बात जो सैद्धांतिक परीक्षाएं हैं, थियोरेटिकल एग्जामिनेशंस हैं, उनको कैसे असेस किया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ये इसमें 3 एलिमेंट्स रखे हैं असेसमेंट करने के लिए। एलिमेंट नंबर 1 है क्लास 12th, एलिमेंट नंबर 2 है क्लास 10th और एलिमेंट नंबर 3 है क्लास 11th। तो इन तीनों के आधार पर, इन तीनों के जो कुछ मार्क्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास 10th के मार्क्स की बात करूं तो क्लास 10th का जो फाइनल का मार्क्स है 5 सब्जेक्ट में, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से 3 ऐसे सब्जेक्ट जिसमें हाईएस्ट मार्क्स हैं उनका एवरेज लेकर के और इसमें लगाने की 12th क्लास में उसे शामिल करने के लिए कहा गया है। क्योंकि इससे पहले जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, एज पर द पॉलिसीज एंड क्वेश्चन पेपर सेट बाय सीबीएसई, एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम जिसे हम कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक मानक मेंटेन करने के लिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इस प्री बोर्ड एग्ज़ाम को भी शामिल किया जाना ज़रूरी है, जिससे बच्चे की जो क्वालिटी है, बच्चे के अंदर जो बौद्धिक क्षमता है, उसका अंदाज़ा लगाया जा सके। उसका एकेडमिक रिकॉर्ड वहाँ से लेना पड़ेगा। इसी तरह से 11th क्लास का उन्होंने कहा है कि 11th क्लास का जो फाइनल एग्ज़ाम है हर सब्जेक्ट का, चूँकि जो 11th क्लास है उसके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो 12th क्लास के सब्जेक्ट से मिलते जुलते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा 11th में रजिस्टर किया इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईपी के लिए 5 सब्जेक्ट मुख्य जो विषय हैं उनके लिए, तो वही विषय उसके क्लास 12th में भी रहते हैं। तो 11th क्लास में जो फाइनल एग्ज़ाम है उसका कुछ परसेंटेज 12th क्लास में कंसीडर किया जाएगा। परसेंटेज की बात मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। जब ये स्कीम नहीं आई थी तभी मैंने एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने 30, 30 और 40 का फार्मूला क्या है इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी उस वीडियो में, शायद आपने उसे देखा होगा। इसी तरह से आपका जो 12th है, 12th में जो मिड टर्म है और
पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट हैं और प्री बोर्ड है। उन तीनों में से जो बेस्ट हैं उनको भी लिया जा सकता है, तीनों के कुछ वेटेज भी लिए जा सकते हैं, यानी यूनिट टेस्ट का, मिड टर्म का और प्री बोर्ड का वेटेज लेकर के फाइनली जो है एक मार्क क्रिएट होगा। एक मार्क जो है आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 70 जो भी है मैक्सिमम मार्क्स उसमें से आपको देना है, और उसका कुछ परसेंटेज मैं यहाँ डिस्क्लोज कर देता हूँ। क्लास 12th का जो है वो आपको 40% और क्लास 10th का 30% और क्लास 11th के फाइनल एग्जाम के 30% मार्क्स आपको लेने हैं, जिससे 12th क्लास का आउट ऑफ 80 या आउट ऑफ 70 जो भी होल मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो तैयार किए जाएंगे। और इंटरनल असेसमेंट चूँकि वो बिल्कुल अलग है और 12th क्लास के बेसिस पर वो किया गया है, तो इंटरनल असेसमेंट या जो आपके प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं आउट ऑफ 30 आउट ऑफ 50 आउट ऑफ 20 जो भी हैं वो एज इट इज़ लगेंगे, उसमें कोई चेंज और किसी मॉडरेशन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर तीन मुख्य तत्व हैं, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3। क्लास 11th के मार्क्स, क्लास 10th के मार्क्स और क्लास 12th के मार्क्स, इन तीनों को शामिल करने के बाद एक कॉमन स्टैंडर्ड शायद निकल करके आए जो बच्चे की एक्चुअल क्वालिफिकेशन को, एक्चुअल एबिलिटी को, एक्चुअल उसके बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित कर सके। तो इसका जो मुख्य आप कह लें कंक्लूजन है इसका, इन सम द असेसमेंट ऑफ क्लास 12th शुड बी अ कंपोजिट मेजर that reflects the student performance in school based performance in class 12th and class 11th exams, and result of the performance in best 3 subjects out of 5 subjects in class 10th board exam duly moderated as per the policy। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 3 तत्व हैं, इन तीनों तत्वों के आधार पर क्लास 10th के जो 5 सब्जेक्ट हैं मेन, उसमें से 3 ऐसे सब्जेक्ट जिसमें हाईएस्ट मार्क्स हैं उसका एवरेज निकाल लिया जाएगा। वो एवरेज लगेगा 12th के हर सब्जेक्ट में, वो एवरेज लगेगा उसका 30%। और इसी प्रकार से जो फाइनल एग्ज़ाम है 11th का थ्योरी का, उसका 30%। और उसके बाद आपका 12th क्लास का, चाहे आप वेटेज के हिसाब से ले रहे हैं, यानी कि यूनिट टेस्ट का कुछ वेटेज लिया और मिड टर्म का कुछ वेटेज लिया और प्री बोर्ड का वेटेज मिला करके आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 70 जो आपने कैलकुलेट किया, उसका 40% आपका आएगा फाइनल 2020-21 के लिए। अब ये कौन डिसाइड करेगा 12th क्लास का कि मिड टर्म का इतना लेना है या यूनिट टेस्ट का इतना परसेंटेज लेना है या प्री बोर्ड का इतना परसेंटेज लेना है? ये रिजल्ट कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है। बेस्ट क्या है उसमें से वो लिया जा सकता है। मान लीजिए आप मानते हैं कि प्री बोर्ड के जो मार्क्स हैं क्लास 12th के वो बेस्ट मार्क्स थे और वो जेन्युइन मार्क्स हैं, रिजल्ट कमेटी के सामने आप ये प्रस्ताव रखते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप प्री बोर्ड के मार्क्स के साथ जा सकते हैं। यानी प्री बोर्ड का 70 या 80 नंबर लेकर के उसका 40% कैलकुलेट किया जा सकता है फॉर द फाइनल मार्क्स ऑफ द क्लास 12th रिजल्ट, राइट। तो ये आपको छूट दिया है सीबीएसई ने कि जो 12th क्लास के मार्क्स लेने हैं तो वो मिड टर्म के लिए जा सकते हैं, यूनिट टेस्ट के कुछ वेटेज लिए जा सकते हैं और प्री बोर्ड के कुछ वेटेज लिए जा सकते हैं, या केवल मिड टर्म और प्री बोर्ड का मिला करके उसका एवरेज लिया जा सकता है। दैट completely depends upon the school, that completely depend upon the result committee of that school, right। तो ये इसका कंक्लूजन रहा। आइए देखते हैं प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं हर पॉइंट पर ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मुख्य मुख्य जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर हम लोग विचार करते हैं यहाँ पर। In class 12th examination, bifurcation of marks in theory and practical internal assessment in various subject as follows। तो जो क्लास 12th के सब्जेक्ट्स हैं उसमें ज़्यादातर इस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी का टोटल 100 बनता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है,
उसमें 80 मार्क्स की थ्योरी है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है या इंटरनल है, टोटल 100। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आईपी है, उसमें 70 मार्क्स का थ्योरी है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, टोटल 100। ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें 60 मार्क्स की थ्योरी, 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 50 की थ्योरी, 50 का प्रैक्टिकल, 30 की थ्योरी, 70 का प्रैक्टिकल है। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स बनते हैं। तो इसमें जो आपके इंटरनल असेसमेंट है इसको तो बिल्कुल छेड़ना नहीं। बात यहाँ पर करनी है कि 80 में से 30% ऑफ 10th क्लास एंड 30% ऑफ 11th क्लास फाइनल मार्क्स एंड 40% ऑफ 12th क्लास प्री बोर्ड, मिड टर्म एंड यूनिट टेस्ट मिला करके टोटल 80 नंबर हमारे पास आना चाहिए। तो ये है इसकी स्कीम। आइए देखते हैं। इट इज रिक्वायर्ड दैट ऑल द स्कूल शुड अपलोड द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको 28 जून तक अपलोड करने थे इस सर्कुलर के हिसाब से। 6 जून का सर्कुलर है और ज़्यादातर ये प्रक्रिया अपने प्रारंभ हो चुकी है और अंडर प्रोसेस चल रही है। जहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड नहीं हुए थे वहाँ के लिए है, और जहाँ पर अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी वो उनके लिए कुछ नहीं करना। उनको दोबारा कोई प्रैक्टिकल एग्जाम लेना नहीं है, ना कोई मार्क्स अपलोड करना प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग देखते हैं। 6 पॉइंट क्या कहता है कि जो परीक्षाएं थी वो निरस्त हो जाने के कारण विद्यालय द्वारा जो 80, 70, 60, 50, 30 मार्क्स विल बी डन बाय द स्कूल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। ये मैंने आपको बता दिया अभी। क्लास 12th का जो यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड 40%, 11th का फाइनल एग्जाम का 30%, 10th क्लास का बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स जो हैं 5 मेन सब्जेक्ट्स में से उसका जो है 30%। ठीक है, बेस्ट 3 जो है उनका एवरेज निकाल लीजिए और उसका 30% 12th क्लास में ट्रांसफर कर दीजिए। क्लास 11th का फाइनल में 70 मान के चल रहे हैं या 30, जिस तरह का जो सब्जेक्ट है उसका 30% कैलकुलेट कर लीजिए और उसे 12th क्लास में ट्रांसफर कर दीजिए एक सब्जेक्ट के अंदर, लाइक दैट। इसका टेबुलेशन जब मैं बताऊंगा तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें एक पॉइंट ये दिया गया है कि द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट क्लास 12th विल बी ऑन एक्चुअल बेसिस एज अपलोडेड बाय। मैंने ये आपको बता दिया कि जो 12th क्लास के प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो एक्चुअल बेसिस पर होंगे। द टोटल मार्क्स मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करना है, जो आपने अपलोड कर दिया वो अपलोड कर दिया, केवल हमें थ्योरी के मार्क्स का यहाँ पर टेबुलेशन करना है। The total marks awarded should be in consonance with the past performance of the school in class 12 board examination। हाँ, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। जो भी आप थ्योरी एग्जाम का मार्क्स देंगे किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट में देंगे, वो बच्चे की पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से होगा। पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट में पिछले 3 सालों में से कौन से साल में बेस्ट रिजल्ट था वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा जब आप मॉडरेशन करेंगे, जब आप एवरेज मैच करेंगे। ओवरऑल स्कूल का रिजल्ट कैसा था किस ईयर में, रेफरेंस ईयर का डेटा जो है वो सीबीएसई आपको प्रोवाइड कराएगा। आइए देखते हैं असेसमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि जो भी हम आकलन करेंगे और उसके क्या घटक हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं। तो जो ऊपर पॉइंट्स दिए हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो अंकों का आप कह लीजिए जो व्यापक वितरण है या डिस्क्रिप्टिव जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहेंगे, वो सामने आपके है। थ्योरी मार्क्स क्लास 10th, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 80 नंबर का सब्जेक्ट है पहला, तो 80 नंबर के सब्जेक्ट में क्लास 10th का बेस्ट 3 सब्जेक्ट ले लीजिए और उसमें उसका एवरेज निकाल लीजिए, आउट ऑफ 80 निकाल लीजिए। अगर आउट ऑफ 80 नहीं है तो उसे आउट ऑफ 80 कन्वर्ट करना पड़ेगा कन्वर्जन फार्मूला से, और फिर उसका 30% लीजिए, ये 24 नंबर हो गया अगर 80 में आपने कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से क्लास 11th का 80 में कन्वर्ट कर लीजिए। फाइनल मार्क्स मान लीजिए क्लास 11th का आपने के सब्जेक्ट में 70 में से लिया तो उसे 80 में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, 70 में से मान लीजिए 50 आया तो 50/70 मल्टीप्लाइड बाई 80 में कन्वर्ट हो गया, उसका 30% कैलकुलेट कर लीजिए। इसी तरह से क्लास 12th का जो प्री बोर्ड या मिड टर्म जो भी आपने फाइनल किया आउट ऑफ 80 तो उसका 40% ले लीजिए, तो ये 40% आ गया। अब 30, 30, 40 ये 100% हो गया, यानी 80 में से ये मार्क्स हो गए आपके आउट ऑफ 80, यहाँ तक हो गया। और इंटरनल असेसमेंट के आपके 20 मार्क्स ये हैं ही,
तो फाइनली आपका क्या हो गया, ये 10th का हो गया 24, और ये 30% 11th का, दैट इज ऑल्सो 24, एंड 32 प्लस 20 इंटरनल का, ये हो गया आपका 52। तो आपके जो फाइनल मार्क्स हो गए इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में 24 प्लस 24 प्लस 52 हो गया। अंडरस्टैंड, ये फुल मार्क्स 100 बन रहे हैं। आप देखिए इसे टोटल कर लीजिए, टोटल 100 मार्क्स हो गए आपके। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 में से अब आपको कितने मिल रहे हैं, इस 24 में से कितने मिल रहे हैं, और इस 32 में से कितने मिल रहे हैं, और ये तो आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इंटरनल असेसमेंट का, वो रिजल्ट के साथ आप देखेंगे। तो अगर आपकी उस सब्जेक्ट का टोटल थ्योरी का मार्क्स 70 है और ये 60 है या 50 है या 30 है, तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके सामने दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग उनको बच्चों को मार्क्स असाइन किए जाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ थ्योरी मार्क्स, ये थ्योरी के मार्क्स मैंने आपको क्लास 12th का फंडा बता दिया। यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड। रिजल्ट कमेटी विल डिसाइड वेदर यू हैव टू टेक द बेस्ट प्री बोर्ड और एवरेज ऑफ मिड टर्म एंड प्री बोर्ड और वेटेज ऑफ यूनिट टेस्ट एंड मिड टर्म एंड प्री बोर्ड। जिधर आपका हाईएस्ट लगे और रिजल्ट कमेटी के साथ उसे डिस्कस करके रेशनल डॉक्यूमेंट में आप हर एक चीज़ को मेंशन करेंगे, उस डॉक्यूमेंट में लिखेंगे कि ऐसा क्यों किया गया, प्री बोर्ड के मार्क्स कंसीडर किए गए तो क्यों किए गए, मिड टर्म और प्री बोर्ड का एवरेज लिया गया तो क्यों लिया गया। ये रेशनल डॉक्यूमेंट में आप टेक्स्ट के फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं, और इट विल डिपेंड अपॉन द फाइनली द डिसीजन ऑफ द रिजल्ट कमेटी, एंड द सेम हैज़ टू बी रिकॉर्डेड एज ए रेशनल डॉक्यूमेंट। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम एंड मिड एग्ज़ाम, मिड टर्म, ये 12th क्लास का हो गया। इसी तरह से इन सभी केसेस में जो देखा जा रहा है, इन ऑल अबव केसेस रिजल्ट कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय स्कूल विल हैव टू एड्रेस दीज चैलेंजेस based on the analysis and study of the situation prevailing in the school, and thereafter draw up the criterion for the assessment of class 12th compartment. Committee is fully responsible to take any decision after analysis and study of the situation prevailing in the school and with the students. The aim should be to cover as broad a range of assessment objective as possible. मतलब उस रेंज में मैक्सिमम बच्चे आ जाएं, ऐसा आपको देखना है कि हमारा मिड टर्म, प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट में से वेटेज लिया जाना चाहिए या कोई एक लेना चाहिए जो बेस्ट है। दैट विल बी डिसाइडेड, एंड द कमेटी should all in all case clearly record all its decisions in writing with the reason in the rational document and taken decision. तो डिसीजन जो आपने लिया वो क्यों लिया, और यहाँ पर ये भी मेंशन है कि एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ द स्कूल असिस्ट मार्क्स ऑफ क्लास 12th कंपोनेंट, द रीजन फॉर द वेटेज गिवन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट एग्जाम्स एंड टेस्ट। अगर आप मिड टर्म और यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड को वेटेज देते हैं तो क्यों दे रहे हैं, उसका रीज़न मेंशन करें। इन केस वेयर स्टूडेंट हैव अपीयर्ड in none of the test exam categories, then basis for the assessment should be indicated. ये सारी चीज़ें रिजल्ट कमेटी और जो है वो डिसाइड करेगी कि हमें क्या सिचुएशन है स्कूल में, बच्चे के साथ क्या सिचुएशन है, वहाँ के क्या सरकमस्टांसेस हैं, उसके हिसाब से वो उसको असेस किया जाना चाहिए और उसे मार्क्स दिया जाना चाहिए। अकॉर्डिंगली द रेशनल डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी मेंटेन्ड। यहाँ पर आपको बता दिया गया क्लास 11 की थ्योरी के मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, जैसा कि मैंने आप बताया, ईयर एंड फाइनल थ्योरी एग्जाम इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। इसी तरह से क्लास 10th का मैंने आपको बता दिया। 5 सब्जेक्ट्स में से मेन 3 सब्जेक्ट जो हैं, 3 सब्जेक्ट जो 5 मेन सब्जेक्ट में से 3 हाईएस्ट सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट्स इन विच यू आर गेटिंग द हाईएस्ट मार्क्स, उसका एवरेज निकाल करके उसका 30% वेटेज लेना होगा। आती है बात यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी में एक प्रिंसिपल चेयरपर्सन होंगे, 2 सीनियर मोस्ट टीचर होंगे स्कूल के जो क्लास 12th पढ़ा रहे हैं, 2 टीचर नेबरिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हो सकते हैं,
ठीक है, co-opted as external members those who are teaching class 12th. स्पेशल इनवाइटी भी आप ले सकते हैं। द रिजल्ट कमेटी में ऑल्सो इनवाइट ए टीचर फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड फॉर फुल टाइम असिस्टेंट इन कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट, जिसको रिजल्ट कंप्यूट करने का, एक्सेल शीट वगैरह बनाने का अच्छा नॉलेज हो आईटी का, वो उसको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। सब्जेक्ट टीचर शैल बी present in committee for deliberations as and when performance of their subject and students is being discussed and recorded। तो सब्जेक्ट टीचर्स भी उसमें कनेक्टेड रहेंगे कमेटी के साथ, जिससे, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर्स और क्लास टीचर्स इनको अपने क्लास के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा ज्ञान होता है कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्हें भी उसके साथ कनेक्ट रहना चाहिए। तो ये मेन चीज़ें, मेन पॉइंट्स हमारे ये थे। बाकी तो ये तमाम चीज़ें हैं इसमें। असेसमेंट, मॉडरेशन ऑफ क्लास 11th एंड 12th कंपोनेंट। अब सवाल आता है 11th और 12th के कंपोनेंट्स को कैसे मॉडरेट किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी 10th क्लास में भी ऐसे थी कि जो जिस साल का रिजल्ट, पिछले 3 सालों में जिस साल का रिजल्ट सबसे अच्छा है, मान लो 2017-18, 2018-19, 2019-20, यहाँ पर दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ये सपोज योर रिजल्ट वाज 72% इन 17-18 आपके स्कूल का, 18-19 में इट वाज 74%, 19-20 में इट वाज 71%। तो ऑब्वियसली हम लोग रेफरेंस मानेंगे 2018-19 के रिजल्ट हाईएस्ट है, 74% है, दैट इज़ वाई इट विल बी टेकन एज द रेफरेंस ईयर। और इस रेफरेंस ईयर में अब सब्जेक्ट्स के, हर सब्जेक्ट्स का मीन क्या था, हर सब्जेक्ट का एवरेज क्या था, ठीक है, हर कैटेगरी में कैसे कैसे था। तो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ 2018-19 which was 70%, 74% अर्लियर, द हाईएस्ट वन, इसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट मीन और ओवरऑल मीन लिया जाएगा और ये डेटा आपको सीबीएसई प्रोवाइड कराएगा। अच्छा, इसमें कहा है कि हर सब्जेक्ट में ±5 हो सकते हैं और ओवरऑल में प्लस स्कूल बाय 2 मार्क्स। तो यहाँ पर शुड नॉट एक्सीड ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्कूल बाय 2 मार्क्स। दो, मान लीजिए ओवरऑल एवरेज जो है वो 75 आता है, 75 की बजाय 77 हो सकता है। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का एवरेज आपका आता है 70 आता है, तो वो 75 और 65 के बीच में वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, उसका सब्जेक्ट एवरेज। तो ये है मॉडरेशन करने का तरीका। ये सब समय समय पर टेबुलेशन के माध्यम से मैं आपको अवगत कराता रहूँगा, बताता रहूँगा कि किस तरह से इसमें मॉडरेशन करना है, किस तरह से मार्क्स टेबुलेट करना है। ऑल दीज थिंग्स वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग इन कमिंग वीडियोज़, क्योंकि ऑल दीज पॉइंट्स आर नॉट ईजी टू रीड विद इन अ शॉर्ट टाइम, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। In case data for school for 2 years is available, then best out of 2 years। अब जिस स्कूल में 2 ही साल हुआ 12th का एग्ज़ाम होते हुए, 2 ही साल का डाटा है, तो उसमें से जो आपका जिस साल का डाटा बेस्ट है, जिस साल का एवरेज बेस्ट है, उसी साल को रेफरेंस ईयर माना जाएगा। कोई ऐसा है जहाँ पर पहली बार ही फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है, तो कोई हिस्टोरिकल डाटा ही नहीं है, तो द बोर्ड विल प्रोवाइड हिस्टोरिकल डेटा फ्रॉम नियर बाय स्कूल्स। जो उस एरिया के, उस स्टेट के, उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी स्कूल हैं, उनका जो स्टेटिक्स है, उनका जो एवरेज है, उनका जो हिस्टोरिकल डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों का डेटा बनाएंगे, जहां पर कोई भी हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल ही नहीं है, फर्स्ट टाइम बच्चे क्लास 12th में अपीयर हो रहे हैं, उन स्कूलों की बात है। और इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं। द ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ द स्कूल इन द स्पेसिफिक ईयर सब्जेक्ट वाइज विल बी मेड अवेलेबल टू द स्कूल बाय द बोर्ड। ये बोर्ड प्रोवाइड करेगा आपको सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल एवरेज फॉर लास्ट 3 ईयर्स। ये डाटा आपको सीबीएसई अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू जा कर के वहाँ से आपको ये डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसा कि 10th क्लास में हुआ था। 10th क्लास में भी ये डाउनलोड करना पड़ा था रेफरेंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और
आइए आगे चलते हैं। मेन क्या है, एच पार्ट आप देखें यहाँ पर। एच पार्ट क्या कहता है? एच पार्ट कहता है वंस रिजल्ट कमेटी फाइनलाइजेज द मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एग्जाम्स, it has to ensure that the marks of students are aligned with the broad distribution of the marks provided by the board. बोर्ड एक ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन आपको रेंजेस बताएगा कि इतने परसेंट से इतने परसेंट तक, मान लो कि लेस देन 26 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, या 26 से 40 तक, या 45 तक, या 33 से 45 तक, 45 से 60 तक, 60 से 75 तक। इन रेंजेस में रेफरेंस ईयर में कितने बच्चे थे, उनका क्या, कितने परसेंट बच्चे थे, उतने ही परसेंट बच्चे अभी भी होने चाहिए। उसमें प्लस माइनस टू जो भी वेरिएशन करने के लिए कहेगा, ये चीज़ें भी बाद में ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड शुड बी मैच्ड फाइनली व्हेन मार्क्स आर डिसाइडेड, कि 10th का, 11th का, 12th का जो वेटेज है वो पूरा कंप्लीट हो जाने के पास आपके मार्क्स, हर बच्चे के मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में आ जाएंगे। उन सब्जेक्ट का एवरेज मेंटेन करना और उन बच्चों को एक पार्टिकुलर रेंज में रखना, ये सारा आपको लास्ट में करना पड़ेगा। To facilitate this and make it easy for the school, CBSE will prepare an online system in which school can enter the marks and check whether the marks allocated are conformity with the historical distribution। तो ये ऑनलाइन अपने आप आपका जो सिस्टम है वो चेक करेगा जब आप मार्क्स अपलोड करेंगे, अगर वो हिस्टोरिकल डेटा से मैच करता है और उसके परसेंटेज और मीन मैच करते हैं, रेंजेस मैच करती हैं, तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज आपका डेटा फाइनलाइज ही नहीं होगा। ऑल दीज चेक्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द CBSE in online system of uploading the marks. Built-in checks for distribution of marks as well as subject-wise average marks will be available in the online system. The above has been done keeping in mind the school principal and teachers are best placed to assess the student best of the performance of the students in the internal test and exam. तो ये चीज़ें हैं। असेसमेंट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट, जिसका 5 से ज़्यादा छठा सब्जेक्ट लिया है, 7वां सब्जेक्ट लिया है, तो उसमें जो 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं उसका, उसमें से 3 बेस्ट सब्जेक्ट का एवरेज दिया जाएगा, अगर छठा सब्जेक्ट और 7वां सब्जेक्ट भी एडिशनल सब्जेक्ट जो लिया है आपने। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, जो पांचों मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें से बेस्ट 3 सब्जेक्ट, ये बता रहा है बेस्ट 3 सब्जेक्ट, तो उसका एवरेज लिया जाएगा। दैट विल बी अलॉटेड टू द एडिशनल 6th और 7th सब्जेक्ट। असेसमेंट ऑफ न्यू सब्जेक्ट, कोई नया सब्जेक्ट है आपको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसका भी यही फॉर्मूला है कि आपके जो 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं, उन पांचों मेन सब्जेक्ट्स में से 3 हाईएस्ट सब्जेक्ट जो हैं उनका एवरेज अलॉट कर दीजिए नए सब्जेक्ट को। सो असेसमेंट शैल बी डन बाय अवॉर्डिंग एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चेंज कोई करता है तो 11 से 12th में, तो वहाँ पर भी यही फॉर्मूला रहेगा चेंज्ड सब्जेक्ट में। सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को सेफ्टी से रखा जाए, जो रेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसे सेफ्टी से रखा जाए, जो मार्क्स फाइनलाइज किया है उसे उसकी सॉफ्ट कॉपी एक्सेल शीट के फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में रखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी किसी भी समय बोर्ड की तरफ से इसका वेरिफिकेशन और चेकिंग हो सकती है। वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स बाय CBSE, ऑब्वियसली CBSE की टीम कभी भी आपके रिकॉर्ड्स जो आपने जिसके थ्रू मार्क्स आपने अपलोड किया है या मार्क्स फाइनलाइज किया है या आपके रेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब का वेरिफिकेशन CBSE की कोई टीम जो है वो कभी भी कर सकती है। एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस, अगर इन रूल्स रेगुलेशंस का पालन नहीं कर रहा है स्कूल, अपने आप अपना फार्मूला बना करके मार्क्स दे रहा है, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन CBSE ले सकता है, डीएफिलिएट कर सकता है स्कूल को, कोई फाइनेंशियल पेनल्टी कर सकता है स्कूल को। तो ये पॉइंट्स हैं। कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट, किसी भी असेसमेंट में कैंडिडेट अपीयर नहीं हुआ है तो अब जो है स्कूल उसका कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकता है। इसके ऊपर कमेटी डिसीजन लेगी कि उसको किस तरह से असेस किया जाए, तो रिजल्ट कमेटी का इसमें अहम रोल रहेगा। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो एज पर द रूल ऑफ 59 द एग्जामिनेशन बायलॉज ऑफ द बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर होगा और 31
जुलाई शायद कहा गया है रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। और बोर्ड पॉलिसी फॉर क्वालिफाइंग क्लास 12th एग्जामिनेशन, इन केस एनी स्टूडेंट इज नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरियन, he she will be placed in the essential repeat or compartment category, right? सपोर्ट टू द स्कूल, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे वेबसाइट पर। सीबीएसई विल ऑर्गेनाइज वेबिनार, यहाँ पर वेबिनार भी ऑर्गेनाइज करेगा। इन केस ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन और क्लैरिफिकेशन, स्कूल में सेंड देयर क्वेरीज टू द सिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है, ये भी सीबीएसई प्रोवाइड करेगा। कॉमन क्वेरीज कैन बी सेंड टू द सिटी कोऑर्डिनेटर, हर सिटी का, हर एरिया का कोऑर्डिनेटर है रीजन में, टू द सीबीएसई ऑन ईमेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है। A help desk will set up by the CBSE in examination department to assist the committee in preparation of the result। 9:30 से 5 PM तक, 9:30 AM से 5 PM तक वो हेल्प डेस्क काम करेगी। वहाँ से आप कोई भी क्वेरी रिजल्ट प्रिपरेशन रिलेटेड कर सकते हैं। इसके बाद ये सभी पॉइंट्स हैं, आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर लें और अच्छी तरह से इसे पढ़ लें, अच्छी तरह से समझ लें बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द रिजल्ट, बिफोर टेबुलेशन ऑफ द रिजल्ट। सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझने के बाद ही तैयार करें, जिससे, क्योंकि एक बार आपका जो शुरू से बना रहे हैं रिजल्ट और अच्छी तरह से समझ करके बना रहे हैं, तो उसका जो प्रोसीडिंग है वो साफ, सुंदर और सही होगी। और एक बार बीच में कहीं गलती हो जाती है, कोई पॉइंट रह जाता है, तो सुधार करना उसके अंदर थोड़ा सा कठिन हो जाता है। स्टूडेंट्स नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स जो सेटिस्फाइड नहीं है असेसमेंट से, जब भी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, कंडक्टिव हो जाएगी, तो उनका अलग से एग्ज़ाम कराया जाएगा सीबीएसई के द्वारा। वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं और उस एग्ज़ाम में जो भी नंबर आ जाएंगे वही फाइनल माने जाएंगे एज पर द सीबीएसई पॉलिसी। Policy of private patrachar, compartment etc. For private patrachar and second chance of compartment candidate etc. examination will be conducted by the board as and when the conditions become conductive and conduct the such examination। ठीक है, यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि प्राइवेट पत्राचार और जो सेकेंड चांस कंपार्टमेंट है उनका एग्ज़ाम जब भी सिचुएशंस नॉर्मल होंगी, कंडक्टिव होंगी, तो उनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। After declaration of result, if candidate is not satisfied with their result, CBSE will provide online facility for the registration of examination. Examination will be conducted by the board only in main subjects as and when conditions are conductive for holding the examination. However, the marks obtained by the candidate in this examination will be treated as final. Those who opt to take this examination, जो इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी, एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा सीबीएसई, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, लेकिन इस एग्ज़ाम में जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे वही फाइनल मार्क्स आपको मानना पड़ेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। तो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम CBSE site, as well as I will give the link in my description box of this video. From there also you can download this circular, this CBSE policy, और दैट्स इट। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये सारे रेशनल डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे मेंटेन किए जाएंगे, ये सभी पॉइंट्स इसके अंदर दिए हुए हैं, इसको आप प्लीज़ गो थ्रू हो जाइए। ये एनेक्सर 2 रेशनल डॉक्यूमेंट का क्या प्रोफॉर्मा है, कैसे ये सब जो है मेंटेन किया जाएगा, लिखा जाएगा एक्सेल शीट में, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में। और लास्ट में ये देखिए, इंटरनल मेंबर 2 साइन कर रहे हैं, एक्सटर्नल मेंबर साइन कर रहे हैं, डिजिग्नेशन अपना लिख रहे हैं, स्कूल नेम लिख रहे हैं, राइट। लास्ट में ये नेम ऑफ द प्रिंसिपल चेयरपर्सन भी यहाँ पर साइन करेगा। फाइनली ये उसी से संबंधित है, आपका किसी भी सब्जेक्ट का जो एवरेज है 62 ±5 हो सकता है, और ओवरऑल एवरेज में +2 हो सकता है, 2 मार्क्स। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो एक्टिविटीज़ हैं इसकी, उनको कैसे कंप्लीट करना है। ये लास्ट पेज है, इनकी डेडलाइन दी हुई है। फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी बाय स्कूल टू नोट सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय द स्कूल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट इफ चेंज देयर सब्जेक्ट इन क्लास 12th विद द अप्रूवल ऑफ CBSE, इनको आइडेंटिफाई कीजिए। अवेलेबिलिटी ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 10th के बच्चों से उनकी मार्कशीट मंगा लीजिए। और इफ़ स्टूडेंट हैज़ पास्ड फ्रॉम क्लास 10th फ्रॉम बोर्ड अदर देन CBSE, CBSE के अलावा अगर बच्चा
10th क्लास कहीं और से करता है तो उसके मार्क्स कहाँ से मिलेंगे फाइनल, वो आपको मंगाने पड़ेंगे, उसकी मार्कशीट मंगानी पड़ेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्क्स ऑफ क्लास 11th इफ स्टूडेंट हैज़ पास्ड 11th फ्रॉम एनी अदर स्कूल। अब मान लीजिए आपके यहाँ जो बच्चा 11th में है वो कहीं और से पास कर रहा है जो 12th में आया है, तो उसका 11th का फाइनल मार्क्स अवेलेबल कराना, उस स्कूल को कांटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आप टीचर्स की ड्यूटी है जो इसमें रिजल्ट कमेटी में जो मेंबर्स हैं जो भी बना रहे हैं ये 23 जून तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद कमेटी जो है वो फाइनलाइज करेगी, फाइनलाइजेशन ऑफ द रोड मैप एंड शेड्यूल बाय द कमेटी बाय 30th June 2021। आफ्टर दैट फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट आफ्टर मॉडरेशन एंड चेकिंग बाय स्कूल, मॉडरेट करके चेक करके रिजल्ट को फाइनलाइज करना, इसकी जो अंतिम तिथि है बाय 15th जुलाई। अपलोडिंग ऑफ मार्क्स ऑल्सो ऑन बोर्ड लिंक, सीबीएसई की साइट पर जो लिंक दिया जाएगा वहां पर मार्क्स को भी अपलोड करना, दैट इज फिर बाय 15th जुलाई। आप 15 जुलाई से पहले भी कर सकते हैं। नाउ सीबीएसई क्या करेगा, प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर प्रीवियस बोर्ड एग्जाम बाय सीबीएसई। मैंने आपको बताया था पिछले 3 सालों के आधार पर जो आपका बेस्ट मार्क्स होगा जिस साल का, वो रेफरेंस ईयर्स का सारा डाटा स्कूल वाइज सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करना है, सीबीएसई का काम है। आप अपने सीबीएसई की साइट पर अपने स्कूल आईडी के थ्रू लॉगिन करेंगे, वहां पर ये आपको डाटा मिल जाएगा। इट विल बी अवेलेबल बाय 28 जून। अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल फॉर अपलोडिंग द मार्क्स, अपलोड करने के लिए मार्क्स सीबीएसई लिंक दे देगा पोर्टल पर 8 जुलाई बाय 8th जुलाई 21। देन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट बाय सीबीएसई विल बी डन बाय 31st July 2021 as per the planning. School should not wait for the last date to complete an activity. Based on the number of students of class 12, they may complete activity earlier too. तो ये भी एक पॉइंट है, जरूरी नहीं है आप हर चीज़ लास्ट डेट में कीजिए, तो आप पहले भी कर सकते हैं, ड्यू डेट से पहले भी किया जा सकता है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू एट लास्ट। तो ये चीज़ें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। आप इस सर्कुलर को सीबीएसई की साइट से डाउनलोड कर लें और ये जो डेडलाइन दी गई है, टाइमलाइन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी प्रक्रिया टेबुलेशन की या बच्चों से डाटा कलेक्ट करना है 10th क्लास का 11th क्लास का, ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। और बाय 23rd जून योर डेटा शुड बी इन योर हैंड सो दैट यू कैन स्टार्ट टेबुलेटिंग द मार्क्स इंडिविजुअली फॉर ईच स्टूडेंट। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ और अगली वीडियो जो मैं लेकर के आ रहा हूँ स्पेशली किसी एग्जाम्पल के साथ मैं टेबुलेट करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप 10th क्लास का 30% कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, कैसे 11th क्लास का 30% फाइनल मार्क्स का कैलकुलेट करेंगे, और 12th क्लास का जो प्री बोर्ड का है, मिड टर्म का है या यूनिट टेस्ट के मार्क्स में से कैसे 40% निकाल करके क्लास 12th की किसी पार्टिकुलर बच्चे की मार्कशीट और मार्क्स कैसे 100 में से तैयार होंगे, इस पर लेकर के मैं अगली वीडियो आपके सामने लाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए। एंड अपने ज्ञान के अनुसार मैंने कोशिश की आपको सारे पॉइंट जो है वो क्लियर करें। हालांकि हर पॉइंट वहाँ पर रीड कर पाना बहुत मुश्किल काम है। आप इस सर्कुलर को डाउनलोड करके, इस पॉलिसी को डाउनलोड करके प्लीज़ गो थ्रू इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड डीपली। और कोई परेशानी है तो लेट अस डिस्कस टुगेदर इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन राइट योर कमेंट्स। एंड थैंक you very much, keep on watching, thank you।